जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज आप लोग का भूगोल, भारत की भूगोल की जो महाभारत सीरीज चल रही थी, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज हम लोग को पढ़ना है। उस हिस्से का नाम आप लोग को पता होगा, अपवाह तंत्र। तो जो अपवाह तंत्र हम लोग को पढ़ना है, उस अपवाह तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है भारत की प्रमुख नदियाँ। तो अगर भारत की नदियाँ हम लोग को पढ़ना है, तो यह क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात जानना होगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको बनवाता चलूँगा, तो उसकी नोट्स जो होगी वो भी आप लिखते चलिएगा, क्योंकि ये नोट्स जो होगी वह आपको हमेशा काम आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन नदियों को प्रश्न के आधार पर हम पढ़ते चलेंगे, और साथ ही साथ एक इसका विधिवत और विस्तृत नोट्स हम आपका कंप्लीट करा देंगे। अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम, कॉपी कलम लेकर बैठिए और हम आज की क्लास आपकी शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए, बिना समय गंवाए, आपको अब तैयार हो जाना चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश से। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इस वीडियो में जैसे जुड़िएगा, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरा काम इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले एक एक टॉपिक की तरफ प्रश्न के आधार पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भारत का अपवाह तंत्र। क्या है नाम? अपवाह तंत्र। तो एक छोटा सा प्रश्न आपके मन में आता है कि सर अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि नदियों की उत्पत्ति, उनके समय के साथ उनका जो विकास होता है, उन्हें हम अपवाह तंत्र कहते हैं, और इन्हें हम ड्राइंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन अपवाह प्रतिरूप होता है कि नदियों के ज्यामिति व्यवस्था जो होती है, जैसे जालीनुमा अपवाह, आर्य अपवाह, इनको हम अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। एक लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। जैसे एक निर्धारित जो प्रवाह होता है, जल जो निकलता रहता है, जाता रहता है, उसे अपवाह कहते हैं। और इन मार्गों के जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियां और उनकी सहायक नदियां एक अपवाह तंत्र का विकास करती हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक कर कर इन सभी प्रश्नों को हल करते चलेंगे और इसकी विस्तृत व्याख्या करते चलेंगे। तो सबसे पहला काम, आपने अगर अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, सबसे पहला काम आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं, अगर मैं पूछूं ये किस नदी का डायग्राम है, किस नदी का चित्र है, तो आप लोग को बिना रुके आपको बता देना चाहिए था कि इस किस नदी को डायग्राम आपके लिए बनाया गया है, किस नदी का डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब वीडियो में सभी लोग जुड़ गए होंगे। तो जुड़ने के बाद एक छोटा सा काम पहले कर लीजिएगा, वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा काम, इस वीडियो को अपने सभी साथी ग्रुप में जितने भी मित्र हैं उन सभी को शेयर करिए, 10-10 लोगों को जोड़िए, क्योंकि आज की सीरीज आपके जीवन की एक यादगार सीरीज होगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये परियोजनाएं हैं, इनके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ये दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो हम नदियों को दो क्रम में बांटते हैं, एक हिमालयी नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये देखिए, ये भी एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इन सभी डायग्राम के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानकारी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए, हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न आया है, इस प्रश्न को उत्तर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट बताइए कि दो नदियों के बीच के उपजाऊ जो भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे इधर देखिए, ये कोई नदी आ रही है, इधर से ये कोई नदी आ रही है, तो इनके बीच का जो ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो जो लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट ये कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जानते हैं। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? उसे हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र प्रायः दलदली होता है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से कोई नदी आ रही है, यहाँ से कोई नदियाँ जा रही हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, ये बाढ़कृत जो मैदान होता है,
इनके बाण आने से यहाँ पर क्या होता है, बाणकित मैदान होता है। तो जो बाणकित मैदान होता है वो बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए दो नदियों के जो बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता है, उपजाऊ जो भूमि होता है, उसे हम दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। एक छोटा सा अगला आपके सामने प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं। तो जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो एक कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आइए इसके पहले मैं इसकी विस्तृत व्याख्या कर दूं, लेकिन आपसे फिर से है कि आप लोग 10 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करके आएँ। जी हाँ, 10 ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को शेयर करके आएँ। भागीरथी और अलकनंदा, अगर भागीरथी अलकनंदा की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ये एक ग्लेशियर है जिसे हम क्या कहते हैं, गंगोत्री। क्या कहते हैं? गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसे हम भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। ये नदी आगे की तरफ आती है और इधर से एक और नदी आपकी आती है जिसे हम अलकनंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलकनंदा कहते हैं। तो यहाँ से एक नदी आती है अलकनंदा। तो अलकनंदा, इन दोनों का यहाँ पे मिलन होता है, फिर ये आगे संयुक्त धारा के रूप में बढ़ती हैं। इनका जो मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? इसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं से देवप्रयाग के आगे बढ़ने के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ता है? गंगा पड़ जाता है। तो आप लोग फटाफट समझ लीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देवप्रयाग होगा, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो क्या आप लोग को समझ में आया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे, आइए मैं इसे डायग्राम के माध्यम से और कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका, ताकि एक बार इस वीडियो को अगर आप देखें, भविष्य में आपको नदी से प्रश्न कभी गलत ना हो। यह हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा। लेकिन मैं आपको बार बार कहता, हो सकता है आपको बुरा लगे कि मेहनत करूंगा मैं, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके थोड़ा सा आगे नहीं पीछे जाएंगे, हम एक बार इसके सारे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से अध्ययन करना चाहेंगे। नहीं है, सॉरी, वो डायग्राम इसमें नहीं है, लेकिन मैं डायग्राम बना के आपको क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से एकदम समझिएगा। देखिए यहाँ पे है गंगोत्री, यहाँ पे क्या है, हमारी गंगोत्री है। गंगोत्री से नदी की एक धारा निकलती है। ठीक है, एक नदी की धारा निकलती है जिसे हम भागीरथी नदी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं। कौन सी नदी? भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो भागीरथी नदी है, यहीं से एक नदी और आती है जिसे कहते हैं भील गंगा। इसे कौन सी गंगा कहते हैं? भील गंगा। भील गंगा कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? भील गंगा कहते हैं। अब भील गंगा जहाँ पर मिलती है वहाँ पे एक बांध बनता है, एक डैम बनता है जिसे हम टिहरी बांध, यहाँ पे देखिए टिहरी बांध। कौन सी बांध? टिहरी बांध। यहाँ पे टिहरी बांध बनेगा। अब और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे अब धौली गंगा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यहाँ से एक नदी, यहाँ पे है नीति दर्रा। कौन सा है? एक है नीति दर्रा। तो नीति दर्रा के पास से कौन सी नदी निकालते हैं हम लोग? यहाँ पे निकालते हैं धौली गंगा। धौली गंगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से निकलती है धौली, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायः प्रश्न नदी से यहाँ से एक प्रश्न आपका फिक्स रहता है। यहाँ से क्या निकलती है? धौली गंगा। ठीक है, क्या निकलती है? धौली गंगा निकलती है। धौली गंगा और आगे जाती है तो यहाँ पे जोशीमठ है, फिर जोशीमठ से और आगे निकलती है, फिर यहाँ पे बद्रीनाथ है। ठीक है, क्या है? बद्रीनाथ। कौन सी है? यहीं पे बद्रीनाथ, यहाँ पे आपका बद्रीनाथ है। जानते रहिएगा आप लोग सारे टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है बद्रीनाथ, यहाँ पे है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से यहाँ पे जोशीमठ है, यहाँ पे आपका जोशीमठ है। इस टॉपिक पे ये थोड़ा सा आगे चलता है, यहाँ से ये आगे धौली गंगा और आगे चलती है। तो धौली गंगा में आके एक नदी मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पे हमारा धौली गंगा है, धौली गंगा आके अलकनंदा में मिलती है, ये आगे चलकर अलकनंदा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नदी आती है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बद्रीनाथ के बाद से ये बन जाती है अलकनंदा। क्या बन जाती है? अलकनंदा बन जाती है। कौन सी नदी बन जाती है? अलकनंदा। यहाँ पे जोशीमठ के पास। और ये जैसे अलकनंदा आगे जाती है, यहाँ पे एक और नदी आती है, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी है। और पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है उसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग।
कौन सा नाम है? कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कर्णप्रयाग कहते हैं। और आगे थोड़ी सी बढ़ती है, अब क्या होती है, ये थोड़ा सा और आगे जाता है। जब ये और आगे जाता है तो फिर एक नदी इधर से आती है। कौन सी नदी आती है? केदारनाथ के पास से मंदाकिनी आती है। इधर से एक नदी आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आती है और फिर ये मिलती है यहाँ पर, एक प्रयाग बनता है जिसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग कहते हैं? रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर और आगे चलती है तो यहाँ पे जो आगे बढ़ रही है, इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा ही है। क्या नाम है इसका? अलकनंदा। ये नदी कौन सी है? ये अलकनंदा ही है, अलकनंदा। अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है, इधर से एक नदी आ रही है, कौन सी? भागीरथी नदी आ रही है। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं इसे कहते हैं, इधर अलकनंदा मिला, इधर भागीरथी मिला, यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। यहीं से क्या आती है? गंगा। और इसको कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? देव। यहाँ से नदी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार से ये क्या होती है? गंगा हो जाती है और गंगा फिर आगे जाती है। तो आपने अभी तक जो देखा ये केवल गंगा तक पहुंचा, अभी तक मैं गंगा भी नहीं पहुंचा। और एक विष्णु प्रयाग, तो धौली गंगा जहाँ पे आके मिलती है, यहाँ पे धौली गंगा जहाँ पे आके यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे बनता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु प्रयाग हो पुराण, सॉरी, होगा विष्णु, विष्णु, विष्णु प्रयाग। तो आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। पहले सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। मैं आपको कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो लिखिएगा। देखिए, देवप्रयाग किसे कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा को देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलता है उसे देवप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग कहते हैं। पिंडार में अलकनंदा मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। धौली गंगा मिलती है अलकनंदा में, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। यहाँ पे ये 5 प्रयाग थे, इनको आप लोग, ठीक है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सभी अब भाई उत्तराखंड में है, ये पूरा उत्तराखंड में ही अभी है, ये केवल उत्तराखंड में है। यहाँ पे गंगोत्री है, ठीक है, ये गंगोत्री से निकलती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है, क्या आपका, मैंने क्या क्या बनाया? यहाँ पे मैंने देवप्रयाग बना दिया, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग और विष्णु प्रयाग। ये प्रयाग जो है कुल टोटल मिलाकर 5 प्रयाग हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें और अपने साथियों मित्रों को शेयर करेंगे। सिलेक्शन लेना तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, बाकी के लिए तो पता नहीं लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें आप सब लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक करें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बताना था आपको प्रश्न का जवाब कि भागीरथी और अलकनंदा क्या कहते हैं, तो इसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यहाँ पे बना हुआ है, सॉरी, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे पूरी तरह से डायग्राम बना हुआ है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, देखिएगा। यहाँ पे नीति दर्रा है, नीति दर्रा के पास एक नदी निकलती है धौली गंगा, और यहाँ पे धौली गंगा आकर मिलती है किसमें? अलकनंदा में, जिसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। इधर से देखिए गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, जो आगे टिहरी बांध बनाती है भील गंगा के साथ मिलकर। तो यहाँ पे बना हुआ मैप है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लें। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं बना हुआ है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ठीक। यहाँ पे जोशीमठ है, बद्रीनाथ है, अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है, उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। और फिर यहाँ पे मंदाकिनी आकर मिलती है, इसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग किसे कहते हैं? इधर से अलकनंदा, इधर से भागीरथी, यहीं से हो जाती है हमारी गंगा। यहाँ से इसका नाम क्या होता है? गंगा होता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? फटाफट कमेंट करके जवाब दे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं ये कहाँ मिलती हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा? भागीरथी और अलकनंदा। जी हाँ, जो भागीरथी नदी है और जो अलकनंदा है ये कहाँ पर मिलती हैं? यार यही तो देवप्रयाग है, यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया, इसका क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें आप, जरूरत पड़े तो।
अच्छा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे संगम बनाते हैं? एक ही प्रश्न को कई माध्यम से आ रहा रिपीट करके। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया था कि भागीरथी और अलकनंदा, देखिए यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है यहाँ पे बन रहा है, उसे देवप्रयाग कहते हैं। इधर से अलकनंदा आ रही है, इधर से भागीरथी आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देवप्रयाग होगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देवप्रयाग होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो फटाफट लोग कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि भारत की जो तलछट है उसे प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। देखिए इससे का मतलब ये कि जब आप जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं हम और आप इस वीडियो के साथ साथ अपने सभी तथ्यों को आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे तलछट परिवहित करने वाली नदी कौन सी है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत आसान प्रश्न है यार, यकीन मानिए इसका उत्तर एकदम आसान है। देखिए अगर भारत में तलछट परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी जो है, इसका उत्तर जो होगा देखिए वो होगा गंगा नदी। क्या होगी? गंगा नदी होगी। सिंधु ब्रह्मपुत्र द्वारा तलछट प्रवाहित किए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम है। सिंधु भी करती है, ब्रह्मपुत्र भी करती है, लेकिन गंगा से कम। इसमें सबसे ज्यादा तलछट प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? गंगा है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। तो यह आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तलछट अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जब डेल्टा पढ़ेंगे तभी तलछटी का मतलब होता है जो नदी की जो धारा होती है उसके नीचे जो ये मलबा होता है, उस मलबा को नीचे जो कंकड़ बोल्डर पत्थर होते हैं उन्हें हम तलछट कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रवाहित करती है भारत में वो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी होती है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया, ये गंगा नदी होती है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें सभी लोग। ठीक, अगला है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं कि जो भारतीय प्रायद्वीप है इसकी सबसे लंबी नदी कौन है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग जो लोग वीडियो को देख रहे हैं। यार आप लोग बताइए, संख्या इतनी कम है, क्या पढ़ाने में कोई कमी है क्या? अब देखिए जितनी अच्छी संख्या रहेगी मैं उतनी लंबी क्लास लूंगा, क्योंकि यार हम भी मेहनत करते हो तो इतना तो होना चाहिए ना मोटिवेशन कि मैं जब पढ़ाऊँ तो आप लोगों को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। इतना तो आप लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर कर देंगे। पैसा नहीं लगता यार, इतनी अच्छी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं जब पूरा इसकी व्याख्या करूँगा तब आप देखिएगा कि वास्तव में ये सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसकी जब पूरी सीरीज को पढ़ लेंगे, यकीन मानिए कि कभी यहाँ से प्रश्न नदी से तो गलत ही नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं अकेले स्वयं ले लेता हूँ कि नदी से कभी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, कभी भी नदी से प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए मैं इसको अच्छे से व्याख्या करता हूं। ठीक है, मैं इसे प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, देखिए प्रायद्वीप की नदी किसे कहते हैं मैं आपको बाय मैप पढ़ाना चाहूंगा। देखिए ये सभी प्रायद्वीप की नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? ये सभी प्रायद्वीप की नदियां। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये सभी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं। अगर प्रायद्वीप भारत की नदियां की बात किया जाए तो इसमें जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी ये गोदावरी। कौन सी नदी है? ये दिख रहे हैं, ये गोदावरी नदी, यही नदी है गोदावरी। और यह जिसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 1400, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, कहीं आपको 1460 किलोमीटर मिल जाएगी। इसकी जो उद्गम है ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर स्थान से हुई थी। कहां से हुई थी? त्र्यंबकेश्वर हुई थी नासिक से। अगर इसकी सहायक नदियां देखा जाए तो देख रहे हैं वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। मानेर, इंद्रावती, शबरी। इसके दो प्रश्न बनते हैं। आप लोग अगर कॉपी कलम लिए हो तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसके क्या क्या होते हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं, इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, एकदम आपने सही सुना, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्राय आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि बूढ़ी गंगा
किसे कहते हैं? तो इसे दक्षिण की वृद्ध गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं। ठीक, इसकी जो सहायक नदियां इंद्रावती है, प्राणहिता है, पूर्णा है, दुधना है, मंजरा है, और ये सब इसकी सहायक नदियां हैं जो परीक्षा में आपके बार बार पूछा जाता है। तो हमने क्या देखा, आइए हम वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जो हमारा प्रश्न था, यहाँ पे प्रश्न ये था कि प्रादीप भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो प्रादीप भारत की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी अगर बाई मैप में देखेंगे तो यहां से ये नदी से निकलती है, माने महाराष्ट्र के त्रिम्बक से निकलती है। कहां से? महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। इसे दक्षिण भारत, देखिए दो गंगा होती है, प्रश्न बनता है एक दक्षिण की गंगा, एक प्रश्न आता है दक्षिण की गंगा। ध्यान से देखिएगा, एक दक्षिणी गंगा, दूसरा आता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, बताइए क्या दोनों का एक ही उत्तर होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या दोनों का सेम उत्तर होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं। दोनों लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करें यार। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो प्रश्न होते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आपका गलत है, तो दो होता है, एक होता है दक्षिण की गंगा, दूसरा होता है दक्षिण भारत की गंगा। इसे कहते हैं कावेरी को। ये किसे कहते हैं? ये कावेरी को, और ये गोदावरी को कहते हैं। किसे? गोदावरी को कहते हैं। जो गलत कह रहे थे प्रश्न को ध्यान से देख लें, जो कह रहे थे कि सर आपका गलत है, कुछ लोग कह रहे थे सर आप गलत बता रहे हैं, तो जो दक्षिण गंगा है वो गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण भारतीय जो गंगा होती है उसे कावेरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कावेरी को कहते हैं। अब आप लोग क्लियर हुए? जो लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? क्या आप वीडियो को शेयर करना चाहेंगे जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं? बताइए सभी लोग फटाफट। और ये मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश के पास, मछलीपट्टम के पास, ये क्या होती है? बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। प्रश्न को पूरा पढ़ा करिए, जब तक प्रश्न पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? किस विकल्प को ताला लगाएं? फटाफट बताएं। आपसे एक सवाल है कि जितने लोग वीडियो को लाइक किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगता है कि जो आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं। बाकी आप, मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत से, बस एक ही प्रतिफल होता है कि स्वयं से मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों तक मेरी बातें जा रही हैं, तो खुद में एक अच्छा लगता है। और ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है। ये एक महाभारत सीरीज है। 18 दिन में संपूर्ण भारत की भूगोल खत्म करने के लिए हमने शुरुआत की है, और यकीन मानिए हम 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल खत्म कर देंगे, अगर आपका साथ मिलेगा तब। ठीक है, आइए इसका जो उत्तर होगा वो होगी गोदावरी। क्या होगी? गोदावरी होगी। नर्मदा के बारे में बता दें, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये कावेरी नदी है, ये दक्षिण भारतीय गंगा है, और ये दक्षिण की गंगा है। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग जानते रहिएगा। ये है कृष्णा नदी, इनका उद्गम स्थल क्या होता है? ये महाबलेश्वरम के पश्चिमी घाट से निकलती है, विजयवाड़ा के पास बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, और इस पर नागार्जुन बांध है। इस पर क्या है? कृष्णा पर नागार्जुन बांध है, ये आप लोग जानते रहिएगा। अगर कावेरी की बात करेगा तो कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, इस पे मेट्टर बांध है। ठीक, नर्मदा नदी को भी आगे हम पढ़ेंगे। गोदावरी के बारे में, इसमें राजमुंदरी बांध है, राजमुंदरी बांध है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? फटाफट कमेंट करें। ये देखिए, कावेरी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा होती है, भारत की गंगा, ये कावेरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? ये कावेरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? फटाफट सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल आपको सिलेक्शन दिलाना है, और मैं सिलेक्शन के लिए ही आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये होगा गोदावरी नदी। ये क्या है? आपकी गोदावरी नदी होगी। क्या होगी? गोदावरी नदी। मैंने आपको पहले बता दिया। इसका उत्तर क्या होगा? बी। सभी लोग देखिए प्रश्न को अब समझना शुरू करें, इसलिए मैं व्याख्या पहले कर दिया। जब मैं व्याख्या कर दूंगा तो आपको कहीं भी
समस्या नहीं होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग को समझ में आ रहा है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट कमेंट करें। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट कमेंट कर बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताएं फटाफट, किस विकल्प को ताला लगाया जाए? देखिए, अगर हम नासिक की बात करें तो नासिक जो है ये महाराष्ट्र में है। अभी हम लोग बात कर रहे थे नासिक के पास से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये कौन सी है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी है, ठीक है। अब और यहाँ पे आपको पता होगा कि 4 कुंभ लगते हैं। 4 कुंभ लगते हैं। कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं? 4 लगते हैं। कुंभ 4 लगते हैं। एक लगता है हमारा उज्जैन में, दूसरा कहाँ लगता है हमारा? हरिद्वार, तीसरा प्रयागराज, चौथा ये नासिक। कहाँ लगता है? नासिक में। तो ये 4 जो कुंभ लगते हैं ये भी आप जानते रहिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा भी कि भैया कहाँ कहाँ से किस नदी के किनारे लगते हैं, तो वहां पे आप लोग आराम से जवाब दीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे आपको ये बताना है किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके प्रश्न का जवाब दें। तब तक मैं मैप तैयार कर लेता हूं। ठीक है, ये माना बहुत काम चलाओ मेरा भारत हो गया। यहाँ पे सभी नदियों का आपको क्या बताना है? मुझे बताना है। आपको क्यों बताना होगा? हमें उद्गम स्थल बताना है। क्या बताना है? उद्गम स्थल बताना है। तो भैया देरी किस बात का? अब हमें तुरंत बताना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम तुरंत नहीं बताएंगे तो आप लोग कहेंगे सर देखिए कुछ बता ही नहीं रहे हैं, हम ही लोग से खाली पूछते हैं। तो यहाँ पे ब्यास नदी, ये है ब्यास, ये ब्यास नदी हो गई। ये हमारी कौन सी हो गई? ब्यास नदी। अब है दूसरी रावी। ब्यास के बाद क्या आती है आपकी? रावी नदी आती है। तो फिर यहीं से हम लोग देखेंगे कि ब्यास हो गई और ब्यास के ऊपर से यहीं से थोड़ा सा आगे से नीचे से रावी निकलती है, तो हो गई रावी नदी, ठीक। फिर एक है झेलम नदी। तो झेलम कहाँ से निकलती है? बताएं सभी लोग। यहाँ से एक नदी और आती है, ये हो गई हमारी झेलम नदी। ये ऊपर वाली हो गई झेलम नदी। कौन सी नदी हो गई? ये हो गई हमारी झेलम नदी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपका? अब ये तीनों नदी हमारे कहां पे है? भारत में है। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों नदियां जो है अभी हमारे कहां है? भारत में। खूब ध्यान समझिएगा, मैं पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा विथ मैप, क्योंकि जब तक मैप नहीं होगा तब तक कितना भी अच्छा हम लोग पढ़ ले, कितना भी बढ़िया तैयार कर ले, कमियां लगातार दिखेंगी और नजर भी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि एक नदी के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं जिक्र कर दूं। मैं थोड़ा थोड़ा इस नदियों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। चाहेंगे आप लोग कि मैं इस सभी तथ्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दूं? देखिए, झेलम, रावी, ब्यास। अगर हम यहाँ पे झेलम की बात करें तो ये सिंधु की सहायक है। झेलम क्या है? सिंधु की सहायक है। वेरीनाग दक्षिण पूर्व से निकलती है और शेषनाग झील से निकलती है, मतलब वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है झेलम, ठीक है। और बुल्लर झील के पास से निकलते हुए फिर पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब मिल जाती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये हो गई झेलम। दूसरी है रावी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ब्यास नदी, ये रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है और हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है। हरिके बैराज भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है, लिख लीजिएगा। हरिके बैराज से, हरिके, आगे हम लोग पढ़ेंगे, हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहां पे इसका उद्गम होता है। इसे इसे कहते हैं मानसरोवर झील के पास। कौन सी? ये मानसरोवर झील के पास निकलती है। कौन सी? मानसरोवर। यहाँ पे चेमायुंगडुंग है और मानसरोवर झील है, यहीं से इस नदी का उद्गम होता है,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां से इस नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, और ये सांगपो नाम से आगे बढ़ती है। किस नाम से? सांगपो के नाम से आगे बढ़ती है। सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। जब भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है। क्या हो जाता है? दिहांग इस नदी का नाम हो जाता है। ये और आगे बढ़ती है, जब और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इसका नाम बदल कर थोड़ा सा और आगे जाती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र और आगे निकलती है तब इसका नाम फिर बदल जाता है, फिर इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर जमुना और आगे बढ़ती है, फिर इधर से हमारी गंगा जो है वो आती है, वो मिल जाती है पद्मा के नाम से। इस प्रकार इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ब्रह्मपुत्र, अर्थात ए इज राइट आंसर। ए इसका सबसे सही जवाब है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन इंडिया में कितनी बहती है? कोई कमेंट करके बताएं कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी कितनी बहती है। तो भारत में यह केवल 916 किलोमीटर बहती है, यह बात याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में, इंडिया में यह केवल 916 किलोमीटर बहती है। कितना? 916 किलोमीटर। ठीक है, यहां से किसी को दिक्कत हो बताएं। यहाँ पे तिस्ता नदी मिलती है, मांजुली द्वीप, यहाँ पे देखिए एक द्वीप बना है। यहाँ पे एक द्वीप है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक द्वीप है जिसे मांजुली द्वीप कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम मांजुली द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र धारा के बीचों बीच है। अब इसका अस्तित्व भी खतरे में है। ये नदी कटाव कारण बना है, इसे कहते हैं, यहाँ पे जो बना मैं बताया ना, ये मांजुली द्वीप है। और तिस्ता नदी के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में कि तिस्ता नदी क्या है। यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है, आके मिलती है, और एक विवादित नदी है। तो इन सभी के बारे में मैं आगे बात करता हूँ। अब जरा कमेंट करके बताएं, क्या आप लोग को ये क्लास समझ में आ रही है, जो लोग लाइव देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज मैंने पेड क्लास में इसकी वीडियो डाल दी थी, मिथिलेश जी आप वहाँ देख लीजिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोगों के पास पहुँच जाएगा। आप पैसे मत दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग अभी ऐसे आएंगे जो चमन चुत्तर टाइप के रहेंगे, उनको पढ़ना नहीं रहेगा, केवल अनलाइक करके चले जाएंगे। लेकिन आप लोग अच्छे इंसान हैं और अच्छे बच्चे की तरह पढ़ रहे हैं, तो आपसे बस इतना निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दें। मैं और अच्छे से व्याख्या करूंगा, एक एक नदी को तोड़ के बताऊंगा। अभी तिस्ता नदी नहीं बताया, तिस्ता नदी से भारत का विवाद कैसे चल रहा है, किस मामला है, क्योंकि तिस्ता नदी का पानी भारत जो है 52% यूज करता है। ठीक है, और 52% बांग्लादेश 48% यूज करता है, जबकि बांग्लादेश ये चाहता है कि वह 20% प्रकृति के लिए यूज करे, उसके बाद ये 40% भारत और 40% बांग्लादेश यूज करे। भारत और बांग्लादेश में केवल एक नदी पर समझौता हुआ है जिसका नाम है गंगा नदी, बाकी किसी भी नदी पर बांग्लादेश से समझौता नहीं हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश में किसी भी नदी से समझौता नहीं हुआ है सिवाय किसके? गंगा के। ठीक है, सभी को टाइम पता है यार, ये 9:30 बजे क्लास प्रतिदिन चलती है। 9:30 बजे की प्रतिदिन क्लास लाइव चलती है लेनी दुर्गेश पर, प्रतिदिन चलती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका उत्तर समझ में आ गया सबको? मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? फटाफट बताएं। अब सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। अब ये मत कहिएगा सर पढ़ाने नहीं आता सर, वो नहीं भैया। देखिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस आप जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी है। तो सिंधु नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, और आप लोग को सिंधु नदी जरूर पढ़ना चाहिए। तो भैया आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। जी हाँ, सिंधु नदी के बारे में मैं थोड़ी बातें आपको बता दूंगा। देखिए, जो सिंधु नदी है ये एक बड़ी विशाल नदी है, और ये मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? लिख लीजिएगा, उद्गम चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, यहां से निकलती है, और फिर निकलने के बाद क्या करती है? यहां से नदी निकल गई, और निकलने के बाद क्या करती है? कहां से होकर जाती है? कोई बताए कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। यार देखिए, सिंधु नदी यहां से निकलती है और सबसे बड़ी नदी तंत्र है, और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास इसकी सहायक नदियां हैं। ये मानसरोवर झील के पास निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और फिर हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, भारत में प्रवेश कहां से करती है? देखिए, यहां से भारत में प्रवेश करती है, फिर ये आगे यहां से निकल आती है। तो जो भारत में प्रवेश करती है, कहां से करती है?
ये सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी है, जो नंगा पर्वत को उत्तर में बुंजी नामक स्थान, लिख लीजिएगा, ये बुंजी नामक स्थान पर, एक बुंजी नामक स्थान है, लोग जी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ये बुंजी नामक स्थान है। बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर, लद्दाख श्रेणी को यहाँ पे काटती है, यहाँ पे क्या होती है, लद्दाख श्रेणी को काटती है। और कितना काटती है, 5181 मीटर काटती है अंदर की तरफ। उसके बाद गहरी गाद का निर्माण करते हुए ये निकलती है। और ये चिल्लास के निकट, यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम है चिल्लास। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूं। यहाँ पे ये जो मूल पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है बुंजी और इस पॉइंट का नाम है आपका चिल्लास, लिख लीजिएगा चिल्लास। ये चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहां से दो प्रश्न बना कि सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, बुंजी गार से प्रवेश करती है, लद्दाख श्रेणी से, और कहां निकलती है, पाकिस्तान में चिल्लास के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ पे दाईं तरफ मुड़ जाती है, यहाँ पे काबुल नदी आकर मिलती है। फिर यहाँ पे जो पंचनद है भारत की, वो यहाँ के मिलती है। तो सिंधु नदी से पंचदन, जो पंचनद है भारत की, कहाँ पे मिलती है, वो मिठानकोट में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, मिठानकोट में। कहाँ पे मिलती है, मिठानकोट में मिलती है। अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। और भारत में जिसकी लंबाई है, भारत में अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 1114 किलोमीटर भारत में ये बहती है। ठीक है, और सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इंडिया बेसिन प्लान, आईबीपी इसको कहते हैं, लिख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछता आईबीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडिया बेसिन प्लान। ये 1959 में हुआ था, ये 1959 में हुआ था भारत और पाकिस्तान से, जिसे हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके प्रश्न का उत्तर बताते हुए आगे बढ़े आपको। तो सिंधु नदी का उद्गम यहां से होता है, और यहाँ पे काराकोरम श्रेणी जब और आगे बढ़ती है तिब्बत में, तो उसका नाम बदलकर कैलाश पर्वत हो जाता है। क्या हो जाता है, कैलाश पर्वत हो जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कितने लोगों को ये समझ में आया। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सभी लोग फटाफट शेयर कर दे वीडियो को, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, सभी लोग ध्यान से देख लेंगे। ये ट्रांस हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है। हाँ भैया, ये नेहरू के बीच हुआ था। जी हाँ, अयूब खान और नेहरू, रावलपिंडी में हुआ था समझौता। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना। अगला है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। फटाफट कमेंट कर बताएं कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें कौन सी नदी है जो हिमालय के परे से है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। देखिए, अगर हम यहां पे बात करें, मैं भारत का मैप पहले बना दूं, ड्रा कर दूं। काम चलाओ ही मैप हो, लेकिन मैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना मैप के कॉन्सेप्ट हमें आपको क्लियर नहीं होगा। देखिए, भारत में 3 नदियां ऐसी हैं जो अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। अंतरराष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं, जिस नदी का उद्गम भारत के बाहर हो, उसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 3 नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम भारत के बाहर हुआ है, इन्हें हम अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं। कौन कौन, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 जो नदी है उसे सिंधु नदी कहते हैं, इंडस रिवर। दूसरे नंबर पर जो मैंने लिखा वो सतलज नदी है। तीसरे नंबर पर जो ब्रह्मपुत्र है। ये 3 नदियां ऐसी हैं जो हिमालय नदी के परे हैं, हिमालय नदी के पार हैं, और इन्हें अंतरदेशीय नदी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं, सॉरी। ठीक, तो ये इंटरनेशनल रिवर है जिनका उद्गम भारत के बाहर हुआ है। अब इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे अगर आपको बताना है कि सर नदी हिमालय के पार कौन है, तो हिमालय के पार सिंधु नदी है, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे इसका उत्तर होगा सतलज नदी।
तो जरा समझ में बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कि अब आपको समझ में आ गया? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, समझ में आ गया? तो भैया वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोग फटाफट शेयर कर दें, पैसा नहीं लगेगा आपका। विद्या माइक कसम है, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लें, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नदी के पार की है? फटाफट कमेंट करें, कौन सी नदी हिमालय नदी के पार की है? जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं भारत में कौन सी नदी पार की नदी है? तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। हिमालय के पार से निकलती है भैया, हिमालय के पार से सिंधु नदी निकलती है। मैंने भी आपको स्पष्ट रूप से बताया, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, डायग्राम बना के। अगर डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो फिर कभी क्लियर नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सी नदी खुला नाला कहलाता है? अब इस प्रश्न का अगर आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि कितना भी मेहनत से हम पढ़ा ले, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, गलत या सही, सभी लोग प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्लास को पूरा लूं, मैं पूरी क्लास को ख़त्म करूं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। मुझे बार बार कहने में खुद खराब लगता है, लेकिन मजबूरी यह है कि जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं तो मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, चलिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरा काम ही है बताना। ठीक है, माना ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, ये काम चलो मैंने भारत बना दिया। तो ये भारत जब बन गया, हमारा बनकर तैयार हो गया, तो एक नदी आपने सुनी होगी, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहां से निकलती है, यहां से निकलती है, यहीं तक ही आती है। ठीक है, ये कहते हैं मुझे यमुना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यमुना नदी। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये गंगा के पश्चिम में बहती है, बाद में ये गंगा के दक्षिण बहती हुई बाद में इलाहाबाद में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? इलाहाबाद में। किससे मिलती है? यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से गंगा के साथ मिल जाती है। ठीक है, ये गंगा में आकर दक्षिण से आकर प्रयागराज में मिल जाती है। अब आगे देखिएगा, इसके बारे में और बातें जान लीजिएगा। ये निकलती कहाँ से है? ये यमुनोत्री से निकलती। कहाँ से निकलती है? यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ये कहां से? बंदर पुछ श्रेणी है। श्रेणी कौन सी है? बंदर, लिख लीजिएगा, बंदर पुछ, बंदर पुछ श्रेणी से निकलती है। बंदर पुछ श्रेणी यमुनोत्री से निकलती है और फिर आकर हिमालय में मिल जाती है। अब आपसे मैं छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, इसकी सब क्षेत्र से निकलने वाली टोंस यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोंस नदी जो है, टोंस नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस है। ठीक है, तो आप लोग जानते रहेगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह 20 का राइट आंसर होगा। यमुना को खुला नाला कहते हैं। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी किसकी? भारत की। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या आप लोग को समझ में आया? चलिए मैं और आगे आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मैं केवल 5 प्रश्न और कराऊंगा, बाकी तो हम लोग कल करेंगे। अगर आप लोग संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। अपना रास्ता बदलने के लिए कौन सी नदी विख्यात है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए विश्व भारत में प्रसिद्ध है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कौन सी नदी ऐसी है जो रास्ता बदलने के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है। चलिए ध्यान से इसका भी हम लोग मैप ड्रा करते हैं।
ठीक है, ये हमारा काम चलाओ भारत हो गया। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से, ठीक इसी तरह बहती हुई आगे बढ़ती है। तो शायद आप लोग इस नदी का नाम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो ये हमारी नदी होगी छोटी सी। इस नदी को क्या कहते हैं बताइए, मैप देख के सभी लोग फटाफट कमेंट कमेंट बताएं। तो ये हो जाएगा हमारी, इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। ये सबसे ज्यादा रास्ता बदलती है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। और ये पूर्ववर्ती नदी है जो नेपाल के मध्य को पार करते हुए आती है, ठीक है। और ये मार्ग बदलने के लिए बहुत विख्यात है। इसे हम बिहार का शोक कहते हैं। क्यों बिहार का शोक कहते हैं आपको पता है? मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा। जैसे देखिए, ये हमारा पूरा क्षेत्र नेपाल का है। तो जो नेपाल में ये पर्वतीय क्षेत्र, जैसे यहाँ पे ये पर्वतीय क्षेत्र है। एक मिनट रुकिएगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। जैसे ये हमारा मान लीजिए नेपाल का हिमालय क्षेत्र है। यहाँ से ये नदी निकलती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ से निकलती हुई नदी क्या होती है? आगे बढ़ रही है। तो जब नदी यहाँ से निकलती है तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, पूरे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का पानी यहाँ जाता है। और पानी अचानक से जब यहाँ आता है तो ये होता क्या इसमें, जैसे ये नदी यहाँ से निकल रही है इस तरह से, तो ये नदी जब निकलती है तो यहाँ पे क्या होता है, तेजी से निकलता है पानी और ये रास्ता यहाँ बदल देती है। तो रास्ता बदलने के लिए भारत में सबसे ज्यादा विख्यात है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी होती है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, इस नदी से एक बात में ऑक्सलेक बनता है। मैं बता दूं आप लोग को ऑक्सलेक क्या होता है। चलिए मैं आप बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑक्सलेक क्या होता है। एक प्रश्न ऐसा है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि ऑक्सलेक, जैसे ये नदी हमारी बह रही है, इसे मियांडर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मियांडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए नदी हमारी यहाँ से बह रही है, ये हमारी नदी बह रही है। अचानक कभी कभी क्या होता है, जब नदी की धाराएं हो, जैसे यहाँ से नदी की धारा तेज हो गई, बारिश तेज गति से होने लगी, और जब बारिश तेज होने लगी यहाँ से ये तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे निकल जाती है। देख रहे हैं, यहाँ से ये नदी निकल जाती है और ये जो जल यहाँ से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। और ये स्थान जो है, ये स्थान क्या होता है, ऐसे ये छोड़ जाता है इस क्षेत्र को। ये बैल के खुर जैसा दिखता है, इसे कहते हैं ऑक्स लेक। क्या कहते हैं? ऑक्स लेक कहते हैं, अर्थात गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। तो इसका भी निर्माण बिहार में सबसे ज्यादा होता है। इसे हम ऑक्सलेक कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सलेक कहते हैं। और इसे मियांडर कहते हैं। इस नदी को, जो सांप की तरह नदी होती है, इसे मियांडर कहते हैं। और यही जो बनता है ये क्षेत्र हमारा इतना, इसे हम ऑक्सलेक के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया? ये ऑक्सलेक। इसे हम गोखुर झील कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये ऑक्सलेक है। देखिए, अगर सरकारी नौकरी करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो आप हमें कमेंट करके इतना बता दीजिए, हाँ सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मत बताइए आप लोग भाई। यार वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लोगों को पहुंचा सकते हैं। आपको सरकारी नौकरी करनी है तो इससे बेहतर अगर कोई जीएस डिफाइन कर दे, ये चैनल आप छोड़ दीजिएगा। अगर इससे बेहतर कोई पढ़ा दे पूरा डिफाइन करके, हर एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा इस चैनल को, लर्निंग विद दुर्गेश को। इस बात की मैं गारंटी 100% लेके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं करते हैं। पता है इससे कुछ नहीं होगा, लोगों की संख्या बढ़ेगी, मुझे भी लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ, मैं और अच्छा करना चाहूँगा। कल की टॉपिक मैं आपके लिए और अच्छा लाऊंगा, क्योंकि इसके बाद आपकी टॉपिक टफ होता शुरू हो जाएगा। मृदा है वो बहुत ही टफ टॉपिक है, चट्टान है वो सभी और टफ है। अगर आप अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो वहाँ बहुत ही दिक्कत होगी आपको। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि आपकी जब संख्या रहेगी तो मुझे भी खुद से मोटिवेशनल मिलता है। खुद आप सोचिएगा, अगर मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं तो आपको खुद शेयर करना चाहिए ना। सभी लोगों को कम से कम 10 ग्रुप पे तो डाल कर आइए। मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। बिहार का विषाद किसे कहते हैं? देखिए, कभी कोई विषाद शब्द आता है तो विषाद माने शोक, तो बताइए फटाफट, बिहार के शोक किसे कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का जो शोक है उसे किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। और ये गंडक नदी जो है, गंडक नदी कहां से निकलती है किसी को पता है? ये भी हिमालय से निकलती है। कहां से?
हिमालय से निकलती है गंडक नदी, हिमालय से निकलती है और पटना के पूरब में सोनपुर में गंगा मिलती है। पटना, देखिए पटना में गंगा से मिलती है। ये कहाँ मिलती है? पटना के सोनपुर में, सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। गंगा से मिल जाती है कौन सी नदी? गंडक नदी। अभी आगे चलेंगे सोन नदी की भी बात कर लेंगे। मैंने मैं कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगा। सोन नदी, सोन नदी क्या है? गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेत में सोने कण मिलते हैं, इसके रेत में सोने के कण मिलते हैं। किसके? सोन नदी के, लिख लीजिएगा, सोने के कण मिलते हैं। ठीक, इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं, इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना से पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी हैं। यह पटना में मिलती है, पटना में गंगा से, पटना में पश्चिम से मिलती है। ठीक, क्लियर हुआ यहां से? सोनपुर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, जी आपने एकदम सही बताया। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। दामोदर नदी, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसे भारत का क्या कहते हैं, भारत की 3 नदियां जो भ्रंश घाटी से बहती है, उसमें दामोदर भी है। इसके लिए मैं आगे, आप प्रश्न जब आएगा तो मैं वहां पर इस बात की, इसका चर्चा और अच्छे ढंग से करूंगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग परेशान न रहें। यह भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और भ्रंश घाटी से भारत की 3 ही नदियां बहती हैं। अभी तीनों नदियों के बारे में एक एक करके हम जिक्र करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारे चमन चूतिया भी आपके बीच आ जाते हैं, तो उन लोग को इग्नोर करिएगा और आप अच्छे बच्चे की तरह पढ़ते रहिएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगर इससे बेहतर कोई डिफाइन कर दे तो आप चैनल छोड़ दीजिएगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, तो भारत का मैप नहीं बन पाया इस बार। चलिए ठीक है, माना ये भारत है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से आप लोग नोटिस कर लीजिएगा या जानते रहिएगा कि यहां पे अरब सागर है, अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, नोट डाउन कर लीजिएगा। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। अगर इसमें देखा जाए कि कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बताइए आप लोग, कोशिश करिए बताने का कौन सी नदी है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो यहां पे आपको मिलेगा ताप्ती नदी, क्योंकि यहां से एक नदी निकलती है ताप्ती नर्मदा। तो ताप्ती और नर्मदा दो जानते रहेगा, अब इसके बारे में और आगे बताएंगे। अभी 2 नाम जानते रहेगा, नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती, ये होता है, ये डेल्टा नहीं बनाती। और जो गंगा, गोदावरी, महानदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? एस्चुअरी का, ये एस्चुअरी का निर्माण, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ढाल होता है और ढाल के बाद सीधे नदियां कहाँ होती हैं? ये अरब सागर में गिर जाती हैं। इसलिए ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और बाकी जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे सभी किसका निर्माण करती हैं? वे सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अरे भैया मैं केवल नदी बता रहा हूं, मैं भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा हूं, मैंने 2 नदियां बता दिया। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं नर्मदा ऊपर ताप्ती नीचे गिरी, ठीक है भैया हम आगे कर देंगे। ठीक है, मैं केवल एक मैप के आधार पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं केवल आपको व्याख्या करके बता रहा हूं कि भैया ऊपर नर्मदा है फिर ताप्ती है। पहले अंग्रेजी वर्णमाला में यहां आता है फिर टी आता है, इसलिए नर्मदा ऊपर है ताप्ती नीचे है। बस भैया खुश,
यहाँ पे माही है, साबरमती है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पे एक पेरियार नदी भी है, मांडुली भी है, इनके बारे में मैं आगे पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ चमनचूती आ जाते हैं आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, उनका उद्देश्य होता है केवल आपको परेशान करना, लेकिन आपका एक उद्देश्य है नौकरी करना, आपको उद्देश्य है भारत की भूगोल से प्रश्न गलत ना हो। तो ऐसे चमनचूतियों को आप लोग इग्नोर किया करिए और आप अच्छे से पढ़ा करिए, ठीक है। उनका काम ये है कि देखिए, आपको पता होगा कि पूरे आपके आसपास भी 6 से 8% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं आपको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। यहां पे है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। अब वही प्रश्न आ गया जिस प्रश्न के भी मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करने के बाद आप लोग अपना जवाब जरूर दें। देखिए, मैं मैप बार बार बनाता हूं, कुछ लोग इस बात से भी तकलीफ होगी, लेकिन मैं जानबूझ के बनाता हूं ताकि आपका अगर एक मैप से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो भविष्य में कभी आपके गलत नहीं होंगे। तो जब आपके मैप क्लियर हैं तो भैया इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मैप से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो देखिए, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की, यहाँ पे पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। तो मैंने आपको बताया कि जो पेरियार नदी है, यहाँ पे ये पेरियार नदी है, ये पेरियार नदी लिख लीजिएगा पहले, पेरियार नदी, ठीक। कौन सी नदी है? पेरियार नदी। तो पेरियार नदी जो आपकी है ये क्या है? ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा, अरब सागर में लिख देता हूं यहाँ पे, ये अरब सागर है आपका, अरब सागर में गिरती है। एक होगी आपकी कौन सी? पेरियार। पेरियार के बारे में अगर किसी को कुछ पता हो तो बताएं, कुछ अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर ठीक है जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो मैं आगे बताऊंगा। ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है, और ये केरल की सबसे लंबी नदी है। देखिए, बड़ी नदी का संबंध प्रवाहित जल के आयतन से है, लेकिन लंबी नदी कहने का अर्थ है कि भौगोलिक लंबाई। तो ये लंबाई में पेरियार सबसे ज्यादा है। और वेम्बनाड झील के उत्तर में, यहाँ पे वेम्बनाड झील है, लिख लीजिएगा, वेम्बनाड झील है यहाँ पे पेरियार के पास। तो जो पेरियार है ये कहाँ गिरती है? ये आपकी अरब सागर में गिरती है। तो मतलब ये भी सही है। अब नर्मदा जो मैंने पहले बताया, यन आता है, फिर आपका टी आता है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों गिरती हैं, ये दोनों गिरती हैं। लेकिन जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी आपकी, आप जानते रहिएगा, कावेरी नदी। तो जो कावेरी नदी है आपकी, यह नदी, कावेरी नदी जो है यह कहाँ होती है? इसका जो जल होता है वो जाके कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरता है। अब ये प्रश्न उठता है ये नदी है कहाँ पे, इसको लोकेशन कहाँ पे है? तो जरा आप लोग कोई अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं, और नहीं पता होगा तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। अब देखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ से निकल रही है, देख रहे हैं। कावेरी नदी कहाँ से? यहाँ से, कर्नाटक राज्य से निकलते हुई फिर यहाँ पे आ जाती है, यहाँ तक, ठीक है। यहां से निकलती है और ये कहां गिरती है? ये आती गिरती है आपके बंगाली खाड़ी में। यही जो गलत है वही सही है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी नहीं गिरती है। अब आइए कावेरी के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। पहली बात, कावेरी के बारे में जानिए। हेडिंग है कावेरी हमारा, हेडिंग मैं बना दूं पहले, एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले हेडिंग तैयार कर दूं। कावेरी, मैं यहाँ पे हेडिंग बना रहा हूं, कावेरी नदी। नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा, कावेरी नदी। अब आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं। पहली, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। पहली पॉइंट, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी कहते हैं, मैंने भी पहले बता दिया। और यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और इस नदी में वर्ष भर जल भरा रहता है, इसलिए सदा नीरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सदा नीरा, सदा नीरा नदी कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी सदा नीरा गंगा नदी है। माने ऐसी नदी जिसमें वर्ष भर जल भरा रहे, ऐसी नदी
जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सदा नीरा नदी कहते हैं। ये सदा नीरा नदी है और यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। कहां? कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ठीक है। और आए दिन आपने देखा होगा कि कावेरी जल विवाद होता है। तो कावेरी जल विवाद किन नदियों के बीच में होता है, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम यह प्राकृतिक जलप्रपात है इसमें। ठीक है। और शिव समुद्रम दो द्वीपों का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम दो द्वीप का भी निर्माण करती है ये। तो ये सारी चीजें आप लोग अगर पता रहेगा तो शायद आपको पता होगा। तो यहां तक सभी को समझ में आया। कावेरी को मैंने बता दिया, पेरियार को मैंने समझा दिया, नर्मदा ताप्ती कहेंगे तो उसको भी समझा दूं। नर्मदा के बारे में देख लीजिएगा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, गुजरात के भरूच के निकट खंभाती खाड़ी में, यहाँ पे खंभाती खाड़ी में जाके गिर जाती, भरूच के निकट, और ये भ्रंश घाटी में बहती है। विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा पर्वत के बीच में है। जबलपुर के पास भेड़ा घाट में ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ओरसीन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। क्लियर हुआ? तो यहां तक जितने लोग देखें, जितने लोग को समझ में आया, उतने लोग कमेंट करके बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आपकी संख्या कम होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि क्लास को यहाँ पे खत्म करना चाहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भारत की भूगोल अगर आप लोग को इसी तरह से पढ़ना है तो आप लोग डेली रात 9:30 बजे लाइव ई लर्निंग विद दुर्गेश पे आ जाया करें सभी लोग, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग शेयर कर दिया करिए। हमारे कहना ना पड़े, बार बार कहना पड़ता है। कम से कम आप लोग 1000 की संख्या तो कर सकते हैं मालिक, इतना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग की संख्या अगर इसी तरह रहेगी मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताइए? इतनी मेहनत करके सारी चीज़ को डिफाइन करना, यार कितना मेहनत करके हम लोग तैयार किए हैं। एक दिन की कमाई नहीं है ये, 10-10 साल हम लोग पढ़े हैं भारत का भूगोल, तब जाके आज इतना बेहतर आपको पढ़ा पाते हैं। नदी उदी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जल्दी, अगर आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट जरूर किया करिए, इसको फेसबुक पर डाल दिया करिए, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस लगा दिया करिए। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? फटाफट कमेंट करके बताएं, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है? फटाफट कमेंट करके जवाब दें, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। इस नदी के बारे में मैंने भी जिक्र किया था। अगर आप भी नहीं बता पाएंगे तो मेरा पढ़ाना क्या बताएं स्वयं से व्यर्थ हो जाएगा। इतनी मेहनत से पढ़ाना मेरा व्यर्थ है अगर आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो। मैंने पढ़ाया है, आज ही मैंने व्याख्या में बताया है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया है। देखिए इसका उत्तर सोन नदी होगा, कि जो सोन नदी है, कौन सी? सोन नदी। आइए इसको मैं मैप में दिखा दूं, मैं मैप में दिखा दे रहा हूं। सॉरी, ये है हमारी, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सॉरी, ये हमारी सोन नदी, ये देख रहे हैं, ये हमारी सोन नदी है, ये सोन नदी है। और देख रहे हैं दक्षिण से आ रही है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये साउथ से, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ध्यान से देखा आप लोग, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाकर गंगा से मिलती है। इसमें सोने के निक्षेप मिलते हैं, सोने कण पाए जाते हैं, इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। ये पटना में जाकर मिलती है, यहाँ पटना में जाकर देख रहे हैं गंगा से मिलती है। तो पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा में बहती हुई जा रही है, माने यह नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक, क्लियर हुआ? तो आप लोग इसे अपने पास सुरक्षित रख लें, इसलिए मैंने इसको टेलीग्राम पे डाल दिया है। यह है मैप, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, इलर्निंग विद दुर्गेश, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा पूरा मैप। स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं, वहां पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, सभी जगह आपको ये मिल जाएगा। और मैंने पेड क्लास में डाला हुआ है,
देख रहे हैं ये हाथ का बना हुआ पूरा मैप है, क्योंकि बिना मैप के हम और आप नदी नहीं समझ पाएंगे, नदी क्लियर नहीं। ठीक, तो यहां पे दिए गए प्रश्न के विकल्प के आधार पर इसका उत्तर क्या होगा? सोन नदी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए। कौन सी नदी नदमुख एस्चुअरी बनाती है? तो फटाफट कमेंट करके बताएं। तो देखिए, अगर हमें नदमुख की बात करें तो दो नदियां ऐसी, देखिए यहां पे एक नदी इधर से आती है, मैंने आपको बताया था ये नर्मदा, फिर इधर से आती है ताप्ती। ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जब डेल्टा नहीं बनाती तो हम क्या कहते हैं? उसे हम एस्चुअरी कहते हैं। नदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती। तो इसमें दिए गए प्रश्न के आधार पर देखिए यहाँ ढाल तीव्र होता है। जब ढाल तीव्र होता है, नदियां तेजी से आते हुए पानी कहाँ मिल जाएगा? सीधा अरब सागर मिल जाएगा। और अरब सागर मिल जाएगी, मैंने एक बार और बताया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, वह क्या बनाती हैं? केवल एस्चुअरी बनाती हैं। और इसमें क्या होगी? नर्मदा नदी होगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर की एक नदी है। ठीक है, ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह भ्रंश घाटी से होकर चलती है। ये आप लोग जानते रहिएगा। अभी मैं एक दो प्रश्न और कराऊंगा, उसके बाद बाकी क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कि आपकी संख्या कम हो रही है, आप संख्या शेयर नहीं कर रहे हैं यार। कम से कम आप लोग 1000 लोग भी नहीं हो पा रहे, बताइए, इतना भी अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और बिंधन के बीच कौन सी नदी बहती है? फटाफट कमेंट करिएगा। और टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, और ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़िएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डेली क्लास की सभी लिंक टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश, फेसबुक पेज ई लर्निंग पे दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर ई लर्निंग पे दुर्गेश है। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं 44367 पर। ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर सभी चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आइए भारत का मैप, फिर से यहाँ पे एक मैप बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा दक्षिण भारत, क्योंकि मैं दक्षिण भारत से ही काम है तो पूरा भारत बना के क्या होगा। यहाँ पे पूछा है सतपुड़ा और बिंधन के बीच कौन सी नदी निकलती है? तो फटाफट बताइए, सतपुड़ा और बिंधन के बीच कौन सी नदी निकलती है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके जवाब दें, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए यहां पे सतपुड़ा हो गई और यहां पे हो गई आपकी बिंधन। सतपुड़ा और बिंधन के बीच से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। ये नदी, ये नर्मदा। तो ये आप लोग जानते रहिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? नर्मदा होगा। ठीक, क्या होगा इसका उत्तर? नर्मदा इसका राइट आंसर होगा। तो जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उसका उत्तर क्या होगा? नर्मदा नदी होगी। इसके नीचे फिर ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे जाएंगे तो फिर हम आगे पढ़ेंगे ताप्ती नदी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सतपुड़ा और बिंधन के बीच से नर्मदा नदी बहती है और भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है? आइए, ठीक है, अगर हम भ्रंश घाटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ये देखिए। जैसे भ्रंश क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बना दूँ, स्पष्ट कर दूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना के बता दूं आपको भ्रंश घाटी क्या होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये स्थान इधर खिसक गया, ये स्थान इधर, तो ये बीच का हिस्सा क्या हो गया? नीचे घुस गया। इसे रिफ्ट वैली कहते हैं, भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। और इसी में जो नदी बहती है इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। इसे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहते हैं। भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं। कौन कौन? लिख लीजिएगा। एक नर्मदा, दूसरी ताप्ती, तीसरी
दामोदर। भारत की 3 नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। केवल 3 नदियां हैं जो कहां से बहती हैं? भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये बताइए क्या आप लोग को समझ में आ गया? क्या इस वीडियो को शेयर करेंगे? क्या आप प्रतिदिन रोज रात 9:30 बजे क्या आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव रहेंगे इस क्लास के अगले भाग को पढ़ने के लिए? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो इस क्लास से पूरी तरह संतुष्ट हैं, जो इस क्लास में अपने 10-10 साथी को जोड़ने का प्रयास करेंगे? कितने साथी ऐसे हैं? कमेंट करके आप लोग जवाब दें और इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। छोटा सा प्रश्न है, कौन सी नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? बताइए आप लोग। ठीक है, किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? जावेद जी, आपने एक कहावत सुनी होगी अंग्रेजी में, टिट फॉर टैट। क्या आपने ये कहावत सुनी है? अगर आपने सुनी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि रॉन्ग लैंग्वेज अगर कोई मेरे लिए इस्तेमाल करता है, अगर मैं उस बात को लगातार सुनते चल रहा हूँ, तो ये मूर्ख की श्रेणी को दर्शाता है। जिनको कोई कमी लगती है क्लास में वो कमेंट करके बताएं, अन्यथा में अगर कोई बोलेगा तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बेशक लोगों को बुरा लगे, अलग बात है। ठीक है, तो जब मैं किसी के लिए गलत शब्द का उच्चारण नहीं करता, मैं गलत नहीं बोलता, अगर कोई गलत कर रहा है तो मेरा भी ये दायित्व बनता है, मेरा भी राइट बनता है। ठीक है, तो दिवाकर जी, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन अपराध और गलतियां ना हो तो सहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखती है कि यहाँ पे पंजाब का संबंध किस नदी से नहीं है। तो यार बड़ा प्रश्न है कि सर पंजाब का संबंध किससे नहीं है? तो आप लोग बताइए कि पंजाब से कौन सी नदी का संबंध नहीं है। इतना आसान प्रश्न है। तो अभी जब हमने यहाँ पे मैप बनाया था, तो मैंने ताप्ती नदी को यहां दर्शाया था, यहां पे। तो ताप्ती नदी यहां है, तो पंजाब कहां है? अच्छा बना भी नहीं, तो पंजाब हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे सतलज है, ब्यास है, रावी है, लेकिन ताप्ती नदी वहां से नहीं बहती। जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा। तो यहाँ पे जब हमने, देखिए मैप नहीं बना। अब जो लोग कुछ कहेंगे इनको मैप पे बनाने नहीं आता, देखिए यहाँ से स्पष्ट रूप से हमें और आपको ये बात, अब मैप नहीं बनेगा, देख रहे हैं? जब कुछ सोचे अच्छा करें तो मैप नहीं बनेगा। ऐसे कितना भी अच्छा मैप बन जा रहा था, अब मैप नहीं बना। ठीक, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लें, तो ये जो नर्मदा है, ताप्ती नदी है, ताप्ती यहाँ बहती है। बाकी नदी कहाँ पे? यहाँ पंजाब में है आपकी। तो ये पंजाब का जो क्षेत्र है वो सतलज है, ब्यास है, रावी है, ये ताप्ती नदी नहीं बहती। और जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका सही जवाब होगा। मेरा ये यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों का शहर कहते हैं। इसे 5 नदियों का शहर कहते हैं। 5 नदियों का शहर कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो मोहम्मद जावेद जी, हमने ऐसे बात का भी प्रयोग नहीं किया, और जो कि हमारी बहन और आपकी बहन को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, इससे शब्दावली का हम कोई प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है। और मैं जौनपुर जनपद से हूँ, और यहाँ पे भी 5 नदियों का इसे जिला कहते हैं। जौनपुर जनपद से हूँ, इसे भी 5 नदियों का जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 नदियों का जिला कहा जाता है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अब मैं प्रश्न खत्म करने का कगार पे हूँ। भारत की एक मरुस्थल नदी कौन सी है? तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, फटाफट सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें।
सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके वीडियो का प्रश्न का ही जवाब दें। वीडियो का जवाब ना दें लेकिन प्रश्न का जवाब जरूर दें। पता नहीं क्यों मैप नहीं बन रहा है। अब जब हम किसी से बात कर लेते हैं वीडियो में तो हमसे मैप ही नहीं बनता। ये भगवान, ये भी एक नई बीमारी है हमें। अब लोग कहेंगे सर को मैप बनाने भी नहीं आता, जो भी जस्ट जुड़ेंगे तो कहेंगे इनको मैपो बनाने नहीं आता। चलिए क्या बताएं यार, नहीं बनेगा। होता है ना, जब बनना होता है तो बन जाता है। ऐसे कितनी बार भी बनाएंगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पे मरुस्थल नदी क्या बात है, तो देखिए मरुस्थल का जो क्षेत्र है यहाँ पर है, ये देखिए बेल्ट जो है ये हमारा राजस्थान का बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है, ये है राजस्थान का। ठीक। और राजस्थान में नदी, कृष्णा नदी यहाँ निकलती नहीं, ब्यास यहाँ है, नर्मदा यहाँ है, तो एक ही नदी बची लूनी नदी, क्योंकि मैंने लोकेशन आपको बताई है। नर्मदा यहाँ है, ब्यास यहाँ है, कृष्णा नदी यहाँ है। ठीक, तो अब बचा कौन, लूनी नदी। तो लूनी नदी कहाँ पर है, तो लूनी नदी का जो लोकेशन है वो कहाँ है, कोई कमेंट करके बताएगा लूनी नदी कहाँ है। ये अंतर्देशीय जल निकास है, ये अजमेर, ये राजस्थान के अजमेर, ये राजस्थान के अजमेर, राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। कहाँ से, अरावली श्रेणी से निकलती है। अरावली श्रेणी के बारे में मैंने कल पढ़ा दिया है। ये 230 किलोमीटर यात्रा तय करती है। कितनी, 230 किलोमीटर। और ये कच्छ के रण में, यहाँ पे देखिए ये कच्छ है, यहाँ से निकलती है और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क ये समुद्र से नहीं जुड़ पाता। जो ये नदी है ये समुद्र से नहीं जाती, ये राजस्थान में से निकलती है अरावली पर्वत के अजमेर के पश्चिम के पास से, और सीधा जाती कहां, कच्छ के रण में। इसलिए जब भी आप मैप देखेंगे तो कच्छ के रण में दलदल हिस्सा दिखाया जाता है। क्या होता है, दलदल हिस्सा को दिखाया जाता है। तो आप बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे फटाफट कमेंट करके, क्या आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें क्योंकि काफी लंबी क्लास हो चुकी है। ठीक, कितनी किलोमीटर, 230 किलोमीटर यात्रा करती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिए। एक प्रश्न, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कोई कमेंट करके बताएं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कमेंट करके बताएं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट कर जवाब दें। बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। आप लोग तो ऐसे मूक हो जाते हैं जैसे मुझे लगता है कभी कभी मैं भी मूक हो जाऊं। यहां से देखिए माही नदी निकलती है और यहां पे आके मिलती है माही नदी। ठीक है, तो माही नदी के बारे में भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा माही नदी क्या है। तो एक एक करके पढ़ना है, सब एक दिन तो पढ़ने लेना है। सतरंजी नदी भी है, काली नदी भी है, स्वर्ण रेखा भी नदी है, स्वर्ण नदी भी है, स्वर्ण रेखा, दोनों नदियां हैं, उनके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये बताइए, इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई सबको, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए इसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत प्रश्न भी हैं अभी, मतलब कई टॉपिक ऐसे हैं, गंगा नदी का उदाहरण है। तो ये बहुत सारी नदियां हैं, तो इनको भी हम लोग सोच रहे हैं कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। आज के लिए हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ तक क्लास को ख़त्म कर देते हैं। और आप लोग के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जो साथी नए आए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को अपने साथी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग भी मेरे साथ भारत का मैप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आप भारत का मैप बनाना नहीं सीखेंगे, जियोग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि देखिए मैप एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर हम जियोग्राफी के सेक्शन को ज़्यादा कम से कम कर पाते हैं। ठीक है, जो जियोग्राफी का मेन सेक्शन आधार है वो केवल क्या है, आपकी
बेसिक पूरा मैप पे है। जब तक आप मैप के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, कितना भी बेहतर हम आपको पढ़ाएं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप लोग भी मेरे साथ मैप बनाना शुरू कर दें, क्योंकि मैप ही आपका सबसे महत्वपूर्ण मजबूत पॉइंट है। और अगर आपको क्लास लग रहा है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, तो ये प्रतिदिन क्लास रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज, ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहती है। और ये क्लासेस काफ़ी बड़ी होती हैं, सभी लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन आपको पता है सरकारी नौकरी करनी है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। लंबी क्लास बेशक हो जाएगी, क्योंकि अभी और लंबी, कम से कम अभी आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास और बाकी है, तो उतना लंबा पढ़ाना आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग को समस्या आ रही है। तो आप लोग हमें बताएं कि क्या आपको कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए उस तथ्य पे बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिस साथी ने वीडियो को लाइक किया है, वीडियो को शेयर किया, साथी तक पहुँचाया है। और जो अनलाइक करते हैं तो मैं उनके लिए हमेशा एक ही शब्द का प्रयोग करूँगा कि वो लोग ऐसे जीवन भर करते रहें और आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन यह काम वो करते रहें। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो कमेंट करके बताओ, उसे सुधारूंगा, आगे से मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस तरह से हरकत न करके अपने आप को प्रदर्शित ना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, मैं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिएगा। भारत की सूखी नदी किसे कहते हैं? भारत की सूखी नदी किसे कहा जाता है? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके आप लोग बाद में भी जवाब दे देंगे, अंत में भी जवाब दे देंगे कि भारत की सूखी नदी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सूखी नदी किसे कहते हैं आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, और आप इसे फेसबुक पे जरूर डाल दीजिएगा, और अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप की स्टेटस पे जरूर लगा दिया करें, ताकि लोगों तक पहुंचे। अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तब, और अगर कमी लग रही है तो आप भी छोड़ दीजिएगा, और अपने साथी मित्रों को भी छोड़वा दीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन से बढ़कर हमारी क्लास नहीं है। कम से कम 1,000 लोग को जोड़िए, कम से कम 1,000, कम से कम अगर आप 10-10 लोग को जोड़ते हैं तो कम से कम संख्या 5,000 तक जाएगी। केवल 10 लोग को आपको जोड़ना है बस, प्रतिदिन क्लास में 10 लोग को। ये 18 दिन में महाभारत सीरीज है, 18 दिन में मुझे हर हाल में भारत का संपूर्ण भूगोल पढ़ना है। कल की टॉपिक मैं आपको बता दूं, अगले दिन की जो टॉपिक होगी वह भारत की नदियां आगे, भारत की नदियां क्रमशः होगी। उसके बाद की टॉपिक क्या होगी वो आप लोग बताइएगा, जो आप लोग कहेंगे इसके बाद वो हम पढ़ा देंगे। नदी के बाद आपको क्या पढ़ना है वो सभी साथी कमेंट करके बता देंगे कि नदी के बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक बचता है झील और दर्रा, तो मैं इसके बाद झील और दर्रा पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप लोग बताइएगा, जो आप लोग कहेंगे मैं उसके बाद वही टॉपिक पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसके बाद जलवायु रहती है, इसके बाद एक बड़ा टॉपिक जो आपका है वो जलवायु है। उसके बाद सारे टॉपिक एकदम सरल और आसान है। इसके बाद भारत का भूगोल का एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक है जलवायु, वर्षा। उसके बाद सारे टॉपिक सरल होते चले जाएंगे और छोटे होते चले जाएंगे। अगर आपको नदी क्लियर हो गया, आपको पर्वत क्लियर हो गया, आपको डेल्टा और एस्चुअरी क्लियर हो गया, आपको झील क्लियर हो गया, आपको दर्रा क्लियर हो गया, तो यकीन मानिए भारत की भूगोल में आपका पकड़ अच्छी तरीके से हो गया और मजबूत हो गया। तो बस इतना ही आपके लिए मेरे तरफ संदेश था। ठीक, टाइम से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि क्लास काफ़ी दिन से चल रही है, 9:30 बजे ही चलेगी लर्निंग विद दुर्गेश पर। और हाँ, सुबह 9:30 भारत के संविधान चलती है, सुबह 9:30 भारत के संविधान, 11:30 बजे भारत के संविधान, और शाम 7:30 मेरी क्लास पर्यावरण की चलती है, मेरी ईवीएस की चलती है। ये सभी क्लासेज आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पे लिंक उपलब्ध होता है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता है, तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन करिएगा। अब आप अपने प्रश्न पूछिए, अब मैं आपका जवाब दूंगा। एकता माथुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, रंजना उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनूप जी बहुत अच्छा लगा, आप लोग हर क्लास में रहते हैं। विनय सिंह जी टाइम नहीं हो पाएगा, आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव जो जुड़ना नहीं चाहते, हमें अपना कर्तव्य है उसे पूरा करना चाहिए, लोग जुड़े या ना जुड़े। ठीक है, दिनेश जी आपको शुभ रात्रि, कुमकुम जी, अनूप जी, रविशंकर बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को, कविता, शबनम, राम कृष्णा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगभग हर क्लास में रहती हैं, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एवरीवन। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जिस जिस जनपद से हैं उस जनपद के लोगों तक पहुंचाइएगा। मुझे लगता है आप लोग प्रदेश के साथ साथ अन्य जिलों से भी जुड़े होंगे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, आप मेरी हर क्लास उपलब्ध पाएंगे।
और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे। कल संडे में कल मैं आपसे लाइव वार्ता करूंगा क्योंकि संडे के दिन क्लासेज नहीं चलती, संडे के दिन केवल लाइव वार्ता हो पाता है हमारे और आपके। संडे की क्लास छोड़कर बाकी सभी दिन क्लास चलती है। हाँ, इसके बाद हवा पवन को जलवायु कहते हैं ना, जलवायु में हवा पवन सब आ जाएंगे, वर्षा वर्षण हिमरेखा सब उसके अंतर्गत एकता जी आ जाएंगे। ये चार टॉपिक तो भारत की भूगोल की जान है, बाकी सारे टॉपिक तो रटने वाले हैं। ये 4 टॉपिक आपके समझने वाले हैं। एक भारत का परिचय, दूसरा नदियाँ, तीसरा पर्वत, चौथा जलवायु। उसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे भारत की भूगोल में सब केवल केवल याद करने वाला होगा। ठीक, वायुमंडल की संरचना तो वो आपको विश्व के भूगोल में पढ़ने को मिलेगा। विनय जी ठीक है, और कोई सवाल आपके मन में पूछ सकते हैं, कोई एडवाइस देना हो, कोई सलाह देना हो तो आप जरूर दे सकते हैं लर्निंग विद दुर्गेश पे। मैं कोई सलाह आपके मन में हो, कोई कमियां लग रही हो, क्या और बेहतर किया जा सकता है, तो आप लोग सलाह दे सकते हैं। जो लोग लाइक कर रहे हैं उनको तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ और उनके लिए मेरी हमेशा दुआएं रहेंगी। क्या लाइक करने वाले भी मैं आज तक सोच ही नहीं पाया उनको क्या दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं सर दूसरे कोचिंग वाले होते हैं। करंट के लिए हमारी बात चल रही है, ठीक है। अगर कुछ व्यक्तिगत कोई काम हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9506701777। बहुत ज़रूरी हो मुझे कॉल ना करिए, टेक्स्ट करिएगा। कॉल ना करके, बहुत ज़रूरी हो, ठीक है, तो आप मुझे इस पर टेक्स्ट मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। तो ये क्लास काफ़ी लंबी है, 18 दिन क्लास चलेगी। 9:30 बजे क्लास चलती है और अभी तक क्लास चल रही थी। अब हम जोड़ सकते हैं कितनी देर क्लास चल चुकी, ठीक है। विकास जी जो आप लोग कहेंगे वही सीरीज चलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल जी उसी की तैयारी हो रही है। कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी आपका बड़कपन है। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बाय बाय, चलते हैं। आप लोग नहीं बात करते रह जाएंगे पूरी रात। बात करने के लिए संडे का दिन है, संडे के दिन आप लोग लाइव रहा करिए 8:30 बजे और उस दिन वार्ता किया करिए, जितनी वार्ता कर सकते हैं आप, चाहे जिस विषय पे आप प्रश्न पूछना चाहें। चावनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं प्रयास करूंगा इसे जारी रखने का। रंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास जी आपकी बड़कपन है। मैथ क्लास भी शुरू हो चुकी है, वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दिया है, आप लोगों तक बस पहुंचना ही रह गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू आप सभी का, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आप सभी लोग जल्दी सरकारी नौकरी करें और हम सबको मिठाइयाँ खिलाएं, ठीक है। जय श्री कृष्णा, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। आपको समझ में आ गई तो नाइस क्लास है, नहीं समझ में आती तो बोरिंग क्लास थी। मैप से मैं पढ़ाता हूँ, पूरी मैपिंग के आधार पर। विश्व भूगोल भी पढ़ाऊंगा तो पूरा मैप पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलते हैं तब। सारी क्लास की टाइमिंग आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। 9:30 बजे डेली चलती हैं क्लासेस, ठीक है। बाय बाय।